मुपासा की चुनी हुई कहानियाँ। पहली कहानी, अनाथ। सच प्रिय, मैं सोचती हूँ कि ऐसे गर्म मौसम में बाहर घूमने जाएं। लगता है तुम पागल हो गए हो। पिछले 2 महीनों से तुम्हारे दिमाग में यही सनक घूम रही है। तुम मुझे जबरदस्ती समुद्र के किनारे घसीट ले गई, जबकि अपने वैवाहिक जीवन के पिछले 45 वर्ष में तुमने पहले कभी इसके लिए सोचा भी नहीं। अब तुम इतनी उतावली हो रही हो। तुम पहले कभी भड़काई नहीं जा सकी कि साल के सबसे गर्म दिन इस तरह खेतों में टहलना चाहती हो। आप अपने दोस्त डी एप्रेविल से कहो कि वो आपके साथ जाए, क्योंकि वह ही आपकी झक में शामिल है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो आराम ही करूँगा। मादाम डी कार्डोर अपने दोस्त की ओर मुड़ी। क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं, डी एप्रेविल? उसने सिर झुकाया, मुस्कुराया और बहुत समझ के साथ जवाब दिया, जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं जाऊँगा। अच्छा है, जाओ, लू भी लगवाओ, मिस्टर कोडोर ने कहा और होटल के कमरे में फिर घुस आया, बेड पर घंटे 2 घंटे आराम करने के लिए। जैसे ही वह अकेले हुए, वह बूढ़ी औरत और उसका पुराना साथी दोनों निकल पड़े। उसने हाथों में हाथ लिया और प्यार से कहा, तुम्हें आखिर तुम पागल हो गई हो? वह धीरे से बुदबुदाया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम पागल हो गई हो? खतरे की तो सोचो। यदि वह आदमी... ओह हेनरी, उसको आदमी मत कहो। वह धीरे धीरे बोलता रहा। यदि हमारे लड़के को पता लग गया, यदि वह हम पर शक करने लगा, यदि तुम्हें देख ले या हम दोनों को एक साथ देख ले तो... पिछले 40 सालों से तुम कुछ करती चली आ रही हो, बगैर उसका ख्याल किए। फिर अब तुम्हारे साथ क्या बात है? समुद्र से शहर की ओर जाने वाली लंबी सड़क पर वे चल रहे थे। एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए दाईं तरफ मुड़े। चिलचिलाती धूप की लपटों में सफ़ेद सड़क अपने आप मुड़ रही थी। तेज धूप में छोटे छोटे कदमों से वे धीरे धीरे चल रहे थे। उसने अपने दोस्त के हाथ अपनी बाहों में भर रखे थे और सीधी नज़रें किए वह आगे ही आगे बढ़ी जा रही थी। तो तुमने उसे फिर कभी नहीं देखा? वह बोली। नहीं, कभी नहीं। क्या यह संभव है? प्रिय, तुम उन गुजरी बातों को अब फिर से नहीं उठाओ। मेरी एक पत्नी है, एक लड़का है, जैसे तुम्हारा पति है। हम सबके पास सांसारिकता से डरने के लिए कुछ ना कुछ है। वह खामोश रही, अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जवानी के दिनों को याद कर रही थी। उसका विवाह घर वालों ने कर दिया, जैसे सभी विवाह योग्य लड़कियों का हो जाता है। शायद ही अपने पति के बारे में कुछ जानती थी वह, जो किसी विदेश सेवा में अधिकारी था। उसके साथ बाद में एक संभ्रांत फैशनेबल औरत की तरह जीवन बिताया। उसके बाद एक खूबसूरत नौजवान डी एप्रेविल, जो उसी की तरह विवाहित था, उसके प्यार में पड़ गया। मिस्टर कोडोर जब अपने कूटनैतिक प्रवास में भारत गए तो उनकी लंबी गैर मौजूदगी में उसके सामने समर्पित हो गई थी। क्या वह अपने को रोक सकती है? क्या अपने को झुठला सकती है? क्या उसके पास इतना साहस और मनोबल था कि अपने को समर्पित न करने से रोक सके? उसे भयानक गहन त्रासदी भोगनी होती। यह शायद असहनीय होता। जीवन कितना कपटी और क्रूर है। क्या हम कामनाओं से विमुख हो सकते हैं या भाग्य के लिखे को मिटा सकते हैं? किस तरह एक लगातार, अकेली, उपेक्षित, प्यार से वंचित, संतानहीन, उसके अंदर सुलगने वाली इच्छाओं से भाग सकती है? यह ऐसे ही कठिन है जैसे सूरज की धूप से बचकर किसी को जीवन के गहरे अंधकार के अंत में रहना हो। अब वह कैसे आसानी से छोटी छोटी बातों को याद कर रही है। उसका प्यार, उसकी फिदा होने वाली मुस्कुराहटें, दरवाज़ों पर उसका रुक कर ताकना,
जब भी वह छुट्टियों में घर लौटता था, कैसे अच्छे दिन थे, परंतु क्षण भर जो बहुत ही जल्दी समाप्त हो गए। उसके बाद उसे मालूम हुआ कि वह माँ बनने वाली है। कितना बड़ा मानसिक क्लेश था। ओह, दक्षिण की लंबी मुश्किल यात्रा, उसके अपने कष्ट, उसके न मिटने सकने वाला भय, समुद्र के किनारे एक छोटे से मकान में अकेले रहना, एक बगीचे में कैद थी जिसके आगे जाने की कभी हिम्मत नहीं कर सकी। वह लंबे उदास दिन संतरों के पेड़ के नीचे लेट कर बिताती थी। उसे अच्छी तरह से याद है, हरे पत्ते के छितराव में लटके फलों पर उसकी नज़रें लगी रहती थी। उसका मन बाहर घूमने का होता, चाहती समुद्र के किनारे हो आए। उसकी भीगी भीगी गंध दीवारें फांद कर उस पर छा जाती। छोटी छोटी लहरों का संगीत उसने किनारे पर सुना था, कल्पनाओं में खो जाती। सूर्य की सुनहरी किरणों के सामने अथाह समुद्र की नीली सतह डूबते हुए देखना, जिसके चारों ओर पहाड़ जैसे गोटा किनारी लगा हो, परंतु वह कभी मुख्य द्वार के बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। यदि वह पहचान ली जाए, ऐसी हालत में उभरे हुए अपने शरीर से ही शर्म आने लगी थी। वह प्रतीक्षा के अंतिम दिन, कुछ दुख भरे दिन, वह अनसोचा डर, भयानक दर्द और फिर वह डरावनी रात। कैसे कैसे उसने दुख झेले भोगे थे। कैसी थी वह रात, कैसे कहारी थी, चीखी चिल्लाई थी। वह अपने प्रेमी का उतरा हुआ पीला चेहरा अब भी याद कर लेती थी। वह हर मिनट उसके हाथों को चूम रहा था। डॉक्टर से मिलने वाला हौसला, नर्स के सिर पर बंधा हुआ सफ़ेद स्कार्फ, सब सामने था। बच्चे के कोमल धीमे विलाप को सुनकर उसने हृदय में कितनी बेचैनी अनुभव की थी। एक नए जन्मे जीव की पहली कोशिश, और उसके बाद अपने जीवन का वही एक दिन जब उसने अपने बच्चे को देखा, प्यार दुलार किया। उसके बाद कभी जी भरकर उसे देख न पाई। उसके बाद लंबा उदास वीरान जीवन। बच्चे का ख्याल हमेशा उसके मस्तिष्क के कानों में गूंजता रहा। वह उसको फिर कभी देख ही नहीं पाई, उस छोटे बच्चे को जो उसके खून और मांस का अंश था, उसका अपना बेटा। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि वह दूर किसी गांव के ग्रामीणों के बीच पल रहा है। वह खुद भी किसान हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है। उसे अपने ससुर से, जिसका नाम भी मालूम नहीं, ढेर सारा दहेज मिला है। पिछले 40 सालों में कितनी ही बार उसने इच्छा की कि वह जाए और उसे देखे, उसे प्यार करे। उसने उसे कभी बड़ा नहीं सोचा। उसे उस पर हमेशा ममतत्व ही आया, जैसे एक दिन अपनी गोद में उठाया था और सीने से लगाया था। कितनी ही बार उसने अपने प्रेमी से कहा था, मैं अपने आप को अब और नहीं रोक सकती, मुझे अब उसे देखना ही चाहिए, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। हर बार उसने उसे मना कर दिया, रोक लिया। वह नहीं जानती थी कि किस प्रकार अपने को संतुष्ट करे, भावनाओं पर नियंत्रण रखे। उसका बेटा सब समझ जाएगा और रहस्य का उद्घाटन कर देगा। वह बुरी तरह टूट जाएगी। वह अब कैसा है? उसने पूछा। मैं नहीं जानता, मैं फिर कभी उससे नहीं मिला। क्या यह संभव है कि तुम्हारा एक बेटा हो और तुम उसे जानो नहीं, उससे डरो और जिसे कलंक की तरह छोड़ दो? यह एक भयानक सच था। तेज झुलसती धूप में मुरझाए वे अब भी चुपचाप लंबी सड़क पर धीरे धीरे चले जा रहे थे। अब वह ऊंची होती जा रही चढ़ाई पार कर रहे थे। यह एक तरीके से आखिरी निर्णय है। वह लगातार बोलती जा रही थी, मेरे फिर कभी दूसरा बच्चा नहीं हुआ। उसने देखने की इच्छा से मैं अब नहीं लड़ सकती। पिछले 40 सालों से यह बात कसक रही है। एक आदमी यह सब नहीं समझ सकता। याद रखो,
मैं मृत्यु के बहुत पास हूँ और फिर मैं उसे देख नहीं पाऊंगी। फिर कभी नहीं। क्या यह संभव है? क्यों मैं अभी तक प्रतीक्षा करती रही? सारा जीवन मैंने उसे याद किया। यह सोच मुझे किस तरह भारी पड़ी है। एक बार भी नहीं चौंकी उसके पहले पहले विचार से, मेरे अपने बच्चे की याद से। वह अब कैसा है? ओह, मैं अपने को उसके सामने कितना अपराधी अनुभव करती हूँ। क्या सांसारिकता से कोई इतना डरता है? सबकी परवाह किए बिना अब उसे स्वीकारना है, उसे अपने पास रखकर पालना है, प्यार करना है। मैं डरपोक थी, कमज़ोर थी। कितना भोगा है मैंने। ओह, वह गरीब ठुकराए जीव अपनी माँ से कितनी घृणा करते होंगे। एकाएक वह रुक गई। उसका गला रूंध गया, आंखें आंसुओं में डूब गई। सूरज की तपती तेज धूप से सारी घाटी सुनसान और मौन लग रही थी। सड़क किनारे हरी घास पर कुछ पक्षी बीच बीच में तीखी आवाज़ में चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बैठ जाओ, वह बोला। उसने हाथ पकड़कर उसे एक गड्ढे के किनारे बैठने दिया। वह घास पर असहाय सी बैठ गई और दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढांप लिया। उसके सफ़ेद घुंघराले बाल उसके चेहरे के दोनों तरफ छितरा गए थे। वह अपने असहाय दुख से दुखी होकर बहुत रोई। वह चुपचाप भौचक यह सोचते कि उसे कैसे और क्या ढाढ़स बंधाएं। उसके सामने मौन खड़ा रहा। चलो, संभालो अपने को, साहसी बनो, उसने कहा। मैं बनूंगी, पैरों पर खड़े होते हुए उसने कहा। अपनी आंखें पोंछी और एक बूढ़ी लाचार औरत के डगमगाते कदमों से चल दी। थोड़ा और आगे चलने पर पेड़ों का एक बड़ा झुंड अपने में बहुत से मकान छिपाए था। वे अब लुहार से लगातार घन पीटने की आवाज़ साफ सुन सकते थे। जल्दी ही उन्होंने देखा कि दाईं ओर एक छोटे से मकान के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। एक छत के नीचे दो आदमी एक घोड़े की नाल ठोक रहे थे। मिस्टर डी एप्रेविल उनके पास गया। क्या आप बता सकते हैं पियरे बेंडिकट का खेत कौन सा है? आप बाईं सड़क पकड़िए, छोटी सराय के पास दाईं ओर मुड़कर सीधे चलते जाइए। एक छोटी सी बाड़ी के बाद उसका तीसरा मकान है। उस मकान की बाड़ी में पाइन के पेड़ खड़े हैं। आपको पहचानने में धोखा नहीं होगा। वे बाईं ओर मुड़ गए। वह बहुत धीमे चाल से चल रही थी। पाँव काँप रहे थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसकी सांसें उखड़ जाएंगी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर कदम पर वह कुछ बड़बड़ाती जा रही थी, जैसे प्रार्थना कर रही हो। हे ईश्वर, हे ईश्वर। भावावेग से उसका गला रूंध गया। उसने अपने को लड़खड़ा जाने से संभाला। लगा उसकी मांसपेशियां जकड़ गई हों। मिस्टर डी एप्रेविल खुद भी भय से पीला और नर्वस हो गया था। उसने झल्ला कर कहा, अगर तुम अपने पर अच्छी तरह काबू नहीं कर सकती तो हम दोनों को धोखा ही मिलेगा। अपने आप को काबू में रखो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। मैं अपने को कैसे काबू में रख सकती हूँ? मेरा बच्चा। जब मैं कल्पना करती हूँ कि अपने बच्चे को देखने जा रही हूँ, उसने लगभग हकलाते हुए कहा। उन्होंने एक खेत से दूसरे को अलग करने वाली मेड़ पकड़ी, जो दोनों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियों की दोहरी कतारों से घिरी थी। अचानक दोनों ने अपने को एक दरवाजे के सामने पाया। यह पाइन के पेड़ों की छाया में था। यही है वह घर, वह बोला। वह रुक गई और चारों ओर देखने लगी। सामने खुले हिस्से में सेब का बगीचा था। सेब के पेड़ पर घास फूस से ढकी झोपड़ी तक चले गए थे। उसके सामने एक अस्तबल था
जानवरों के बांधने का अन्य स्थान भी था। गौशाला थी, मुर्गियाँ यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। एक पत्थर के साइबान से ढके ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और एक ट्रॉली आदि खड़ी थी। 4 बछड़े हरी धूप चर रहे थे, जिस पर पेड़ों की छाया थी। आंगन में चारों तरफ मुर्गियां घूम रही थी। शाश्वत शांति थी। घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे आंगन में घुसे। दरवाजे के पास एक ताले पर 4 मधुमक्खियां गोला बनाए बैठी थी। मकान के सामने रुककर मिस्टर डी एब्रेवेल ने आवाज़ लगाई, कोई है घर में? एक बच्ची बाहर आई, कोई 10 साल की होगी, जो ब्लाउज और स्कर्ट पहनी थी। उसके पांव नंगे और गंदे थे, अजीब सनकी और सहमी सी लग रही थी। वह अब भी दहलीज पर खड़ी थी, जैसे वह मेहमानों को घुसने से रोकने के लिए खड़ी हो। आप क्या चाहते हैं? उसने प्रश्न किया। क्या तुम्हारे पिता घर हैं? नहीं। कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। और तुम्हारी माँ? वह गायों के पास है। क्या वह जल्दी लौट आएंगी? मुझे नहीं पता। वह थोड़ा घबरा कर चिल्ला पड़ी, जैसे ज़बरदस्ती उसको वहाँ से भेजा जा रहा हो। मैं बिना उससे मिले यहाँ से नहीं जाऊँगी। प्रिय, हम यहाँ रुकेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही वे मुड़े, एक ग्रामीण औरत को देखा, जो घर की ओर आ रही थी। उसके हाथ में दूध के बड़े बड़े 2 डिब्बे थे, जो रह रह कर धूप में सौंध परिवर्तित कर रहे थे। उसके दाएं पैर में लंग था और उसका सीना धूप और बारिश के धब्बों से बदरंग ऊनी स्वेटर में कसा था। वह एक गंदी और आलसी नौकरानी की तरह लग रही थी। यहाँ माँ है, बच्ची चहकी। माँ घर के पास पहुंची। उसने मेहमानों पर उपेक्षित उचटती शक भरी नज़र डाली। उसके बाद घर में घुस गई। जैसे उसने आए लोगों को देखा ही ना हो। वह बुजुर्ग सी दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अलसाया, बीमार और लकड़ी की तरह शुष्क व भावहीन था। मिस्टर डी एप्रिविल ने उसे फिर आवाज़ दी। मैं कह रहा था, हम यह पूछने आए थे कि हमें 2 गिलास दूध बेच सकोगी? मैं दूध नहीं बेचती। हम बहुत प्यासे हैं। मेरी साथी बहुत बूढ़ी है, थकी है। क्या उसको पीने के लिए कुछ नहीं मिल सकता? उस देहाती औरत ने अजीब नज़रों से उन दोनों को घूरा। आखिर वह तैयार हो गई। अब आप लोग आ ही गए हैं, बंदोबस्त तो मैं आप लोगों का कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। यह कहते हुए वह फिर घर के अंदर गायब हो गई। उसके बाद वह बच्ची हाथों में 2 कुर्सियाँ लेकर बाहर आई। सेब के पेड़ के नीचे उन्हें बिठा दिया। उसके बाद माँ आई, हाथों में झाग वाले दूध से भरे 2 गिलास लेकर, और उन्हें मेहमानों के हाथ में थमा दिया। वह लगातार मेहमानों के सिर पर खड़ी थी, जैसे वह उन दोनों पर नज़र रख रही है और उनके आने का मतलब जानना चाहती हो। आप लोग कैंप से आए हैं? हाँ, मिस्टर डी एब्रेविल ने उत्तर दिया। हम लोग यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ बिताने आए हैं। फिर कुछ रुक कर कहा, क्या यह सप्ताह आप नियमित रूप से मुर्गियाँ बेच पाएंगी? वे थोड़ा असमंजस में रही, फिर बोली, शायद मैं दे सकूं। क्या आपको ताज़े बच्चे चाहिए? हाँ, नए ताज़े बच्चे। आप बाज़ार में उसके लिए कितना देते हैं? डी एप्रिविल इस मामले में अनजान था। अपनी साथी की ओर मुड़ा। बाज़ार में मुर्गी के नए बच्चों के लिए हम कितना देते हैं? 4 साढ़े 4। उसने झिझकते हुए सहम कर कहा। किसान की औरत ने उसकी ओर आश्चर्य से नज़र डाली और फिर पूछा, क्या यह औरत बीमार है? क्योंकि लगातार रोए जा रही है। वह घबरा गया। उसे नहीं सूझा कि वह क्या जवाब दे। नहीं नहीं, रास्ते में इसने घड़ी खो दी, एक सुंदर महंगी घड़ी, जिससे दुखी है।
यदि किसी को मिले तो हमें बताना। मादाम बेंडिक ने इस घटना को सुना, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। एकाएक किसान की पत्नी ने बताया, यह मेरे पति हैं। उसने अकेले ही उसे आते देखा था, क्योंकि उसका मुंह प्रवेश द्वार की तरफ था। डी एप्रेविल उत्सुकता से तेजी से पलटे। मादाम काडोर भी तेजी से कुर्सी पर मुड़ने के कारण लगभग गिर सी गई। 10 कदम दूर पर देहाती खड़ा था, जो एक रस्सी से बंधी गाय को हाँक रहा था। गाय खींचने से लगभग दोहरा हो गया था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मरो नीचों, उसने भद्दी सी गाली दी। घर आए लोगों पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। बाहर से आई बूढ़ी औरत की आंखों में अचानक आंसू तैर आए। वह कुछ भी कहने या सोचने के लिए पागल सी हो गई। यह उसका बेटा था। मिस्टर डी एप्रेविल की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह उदास शब्दों में बोला, आप मिस्टर बेनेडिक्ट हैं ना? इन पर अविश्वास कर उस किसान की औरत ने प्रश्न किया, आपको इनका नाम किसने बताया? सड़क किनारे जो लुहार है उसने। डी एप्रेविल ने स्थिति संभाली। माथे से पसीना पोंछते हुए वह धीरे धीरे बाहर आया। एक बार फिर मेहमानों के सामने से बिना उन पर ध्यान दिए और अपनी पत्नी से बोला, जाओ मेरे पीने के लिए एक गिलास सेब का रस लाओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। वह फिर मकान में घुस गया। उसकी पत्नी सेब का रस लेने चली गई। पेरिस से आए मेहमानों को उन्हीं के हाल पर अकेला छोड़ दिया। मादाम एप्रेविल बहुत निराश थी। चलो हेनरी, वापस लौट चले, उसने कहा। डी एप्रेविल ने उसकी बाहें पकड़ी, उसे उठने में सहायता की और पूरी ताकत से उसे सहारा दिया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह गिर जाएगी। चलने से पहले उसने 5 सिक्के वहाँ पड़ी कुर्सी पर डाल दिए और फिर सहारा देकर उसे रास्ता दिखाया। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के बाहर निकले, दुख के कारण वह सुबकने लगी। वह महान दुख से टूट गई थी। ओह, तुमने उसका यह हाल बना दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैं जो कर सकता था वह मैंने किया, उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया। उसका खेत 80,000 से कम का नहीं। बहुत से मध्यम वर्ग के लोगों को इतना दहेज भी नहीं मिलता। चुपचाप बिना शब्द बोले वापस लौट रहे थे। वे अब भी सिसक रही थी। आंसू लगातार उसके गालों पर बह रहे थे। आखिर दोनों रुक गए और फिर कैंप भी पहुंच गए। महाशय काडोर रात के खाने पर उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको देखते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। आ गए तुम लोग, मेरी पत्नी को लू लग गई। मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ। मैं यह कह रहा था, पिछले कुछ दिनों से इसका दिमाग घूम गया था। दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पति ने अपने हाथ को मलते हुए पूछा, और तो सब ठीक है? आप लोगों की यात्रा कैसी रही? डी एप्रेविल ने उत्तर दिया, प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शांति भरी। कहानी खत्म।